अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। आदित्य इस समय समीर के साथ अपने रूम में था। समीर आदित्य को देखते हुए बोला, यार बहुत सही लग रहा तू। एक फोटो तो बनती है तेरी इस लुक में। और बस समीर इतना बोलते हुए आदित्य की कुछ पिक्स क्लिक करने लगा। तभी समीर का ध्यान आदित्य पर गया जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। समीर ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, ही ब्रो जस्ट चिल। ऐसे मत डरा, नहीं क्लिक कर रहा कोई फोटो, जा अब चेंज कर ले। इतनी देर से चिल्ला रहा था मुझे हल्दी से इरिटेशन हो रही है, अब क्या हुआ, क्यों ऐसे खड़ा है, जा ना। आदित्य इस समय हल्दी से नहाया हुआ था, उसकी हल्दी की रस्म जो थी, पर ये रस्में आदित्य को बहुत इरिटेट कर रही थी। वो इरिटेट होते हुए समीर से बोला, हाँ तो जा ही तो रहा हूँ, तू मेरे रूम से निकल पहले। समीर बेड पर लेट गया और अपने सिर के नीचे दोनों हाथ रखते हुए बोला, नो ब्रो, तेरा क्या भरोसा, तू भाग गया तो मेरी भाभी का क्या होगा। वैसे भी ये शादी तू अपने मन से नहीं कर रहा है तो तुझ पर ट्रस्ट करने का चांस ही नहीं है। अपनी बात कहने के बाद आदित्य को चुप पाकर समीर थोड़ा उठकर उसे देखता है। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन को देखते हुए समीर ने फिर एक बार झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा था और मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम ही क्या है। अब आदित्य ने भी समीर से ज्यादा बहस नहीं की, वो सीधे बाथरूम में घुस गया। शाम के समय शुभी के रूम में मेकअप आर्टिस्ट शुभी को रेडी कर रही थी। फिलहाल शुभी एकदम शांत होकर अपना मेकअप करवा रही थी। शुभी को इस समय अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वो खुद के दिल पर हाथ रखते हुए बोली, अरे यार थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, क्या करूं मैं, कुछ खा लूं क्या, शायद इससे मेरे मन को शांति मिले। पर फिर वह शांत हो गई और अपने मन में सोचते हुए बोली, नहीं मेकअप खराब हो जाएगा, फिर पिक्स भी अच्छी नहीं आएंगी। शुभी इसी तरह अपनी सोच में डूबी हुई थी और मेकअप आर्टिस्ट अपना काम कर रही थी। फाइनली 1 घंटे बाद शुभी तैयार हो गई थी। मेकअप आर्टिस्ट ने शुभी को मिरर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शुभी ने एक बार अपने आप को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया था। वह चिल्लाते हुए बोली, OMG, आप दोनों ने तो मेरा पूरा लुक ही चेंज कर दिया, कहीं इसके बाद मुझे दादी ने या बाकी सब ने पहचानने से इनकार कर दिया तो। उसकी बात सुनकर करवे दोनों हंसने लगी। एक मेकअप आर्टिस्ट उसके पल्लू को संभालते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, सभी आपको देखते रह जाएंगे, इतनी प्यारी जो लग रही हैं आप। शुभी ने विंटेज रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जो कि ब्यूटीफुली गोल्डन क्राफ्टेड था। शुभी उनकी बात सुनकर खुश होते हुए गोल गोल घूमकर देखने लगी। वे दोनों एक बार फिर उसकी हरकतें देखकर हंसने लगी। शुभी उन दोनों को देखते हुए बोली, आप लोग हंस क्यों रही हैं। वह आगे बोली, चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप मेरी कुछ फोटोज क्लिक कर देंगी। शुभी फोटोज क्लिक करवा रही थी कि तभी खुशी रूम में एंटर हुई। वह शुभी को देख अपनी आंखें ही झपकाना भूल गई थी। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, ब्यूटीफुल। शुभी खुशी को देख मुस्कुरा दी। उसका चेहरा इस समय बहुत ब्लश कर रहा था। खुशी उसके पास आते हुए उसको पकड़ते हुए बोली, नीचे चलें। इतना सुनना था कि शुभी का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज ये हो क्या रहा है उसके साथ। शुभी अपने आप से बोली, क्या हो रहा है शुभी तुझे, दिल बाहर निकल के हाथ में ना आ जाए बस। खुशी और दोनों मेकअप आर्टिस्ट शुभी को संभालते हुए नीचे लेकर आती है। शादी का मंडप गार्डन एरिया में सजाया था। पूरे मित्तल मेंशन में टाइट सिक्योरिटी की गई थी ताकि कोई भी न्यूज बाहर ना जा पाए या कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ सके। शुभी खुशी के साथ गार्डन में पहुंच गई थी। इधर गार्डन में समीर आदित्य के पास बैठकर उसके मजे ले रहा था। समीर आदित्य के कान में फुसफुसाया, बहुत इंतजार करवा रही हैं भाभी जी तो, और यहाँ हमारा दूल्हा है कि अपनी दुल्हन का दीदार करने के लिए उतावला हो रहा है।
आदित्य का मूड पहले ही बहुत खराब था और ऊपर से समीर आज दिन भर से उसे परेशान कर रहा था, इसलिए आदित्य ने गुस्से में उस पर झल्लाते हुए कहा, सैम तू अपनी बकवास बंद करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है दुल्हन से। एक तो मुझे इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल लग रहा है और तू है कि। आदित्य ने इस समय क्रीम कलर की बंधा गाला शेरवानी पहनी हुई थी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल मोटिव के साथ। समीर नाखुश होते हुए उसे देखते हुए बोला, तू ना पहले तो ये अपनी सड़ी हुई शक्ल चेंज कर, दुल्हा है थोड़ा तो चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठ। आदित्य ने एक बार फिर अपनी नजरें समीर की ओर की तो समीर ने उसका चेहरा पकड़कर दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, बस कर, कब से मुझे घूर रहा है, जरा सामने भी ध्यान दे ले। समीर के कहने पर आदित्य ने अपनी नजरें सामने की तो एक पल के लिए उसकी आंखें फड़फड़ाना भूल गई, जैसे उसकी नज़र सामने लाल जोड़े में सजी अपनी दुल्हन पर ठहर गई थी। दोनों की ही पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे, पर शुभी की नजरें इस समय झुकी हुई थी, उसने एक बार भी अपनी पलकों को नहीं उठाया था। पता नहीं क्या बड़ी हूँ और इस समय उसकी आंखों में नमी बनाई थी और इसका कारण उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। शुभी पर रेड कलर बहुत ही फब रहा था। आदित्य शुभी को नीचे से ऊपर तक देखता है कि तभी समीर आदित्य के कान के पास आकर धीरे से पूछता है, कमाल लग रही है ना। और आदित्य अनजाने में अपना सर हाँ मैं हिला देता है, तभी उसको होश आता है कि वो क्या कर रहा है। आदित्य जल्दी से अपनी नजरें शुभी से हटा लेता है। समीर ने आदित्य से पूछा, भाभी का नाम क्या है। आदित्य एक बार फिर सामने देखता है और जल्दी ही अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए बोला, मुझे नहीं पता। समीर ने आदित्य से कंधे पर मारते हुए कहा, चल बे, क्या फालतू बोल रहा है। आदित्य फिर से समीर को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता ना, और अब तू कुछ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। समीर अब चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में खुशी अब शुभी को आदित्य के पास लाकर खड़ा कर देती है। शुभी के करीब आते ही आदित्य थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा और शुभी जिसका इतना मुंह चलता था, पर आज आदित्य के सामने उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसने धीरे से बिना किसी के ध्यान में आए हुए अपनी आंखों के कोने सा आंसू पोंछ लिए। वो बस अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वरमाला होती है, दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनते हैं। वहीं समीर जो हाथ में कैमरा लिए हुए खड़ा था, उन दोनों को देख उन्हें टोकते हुए बोला, यार तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, पर भाभी अब तो थोड़ा नजर उठाकर देखिए, फिर मुझसे मत बोलना कि फोटोज अच्छे नहीं आए। सब समीर की बात पर हंस पड़े। शुभी ने भी समीर की बात सुनकर अपनी नजर उठा ली, पर जैसे ही आदित्य ने शुभी को देखा, घबराहट के मारे शुभी ने एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली। वरमाला के बाद शादी की आगे की रस्में शुरू हो गई। समीर आदित्य के पास आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, शुभांगी। आदित्य ने कंफ्यूज होते हुए समीर से पूछा, क्या ये कौन है। समीर अपना सिर पीटते हुए कहा, अबे तेरी बीवी का नाम बता रहा हूं तुझे। आदित्य ने उसकी बात सुनकर कर कुछ नहीं कहा। 7 फेरे हुए। उसके बाद आदित्य ने शुभी को मंगलसूत्र पहनाया और फिर शुभी की मांग में सिंदूर भर दिया। आदित्य ने शुभी को मंगलसूत्र पहनाया और मांग भरी तो शुभी को अपने शरीर में गूसबम्स फील होने लगे। आदित्य के टच ने उसकी धड़कनों को एक बार फिर बेकाबू कर दिया था, पर अब तक आदित्य ने एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं था, जो कि ये बात शुभी को थोड़ा खल रही थी। लेकिन यहाँ आदित्य के दिल का हाल भी शुभी से जुदा नहीं था। एक पल के लिए सांसें तो उसकी भी थम गई थी जब उसके हाथों को शुभी की गले की सॉफ्ट स्किन का स्पर्श महसूस हुआ, पर उसने उस समय शुभी की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। दोनों का ध्यान टूटा जब पंडित जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। विवाह संपन्न हुआ, अब दोनों घर के सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद ले। शुभी ने पंडित जी की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य के साथ जिंदगी भर के लिए वह इस बंधन में बंध गई थी, ऐसा शुभी सोच रही थी। मगर आदित्य का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। वह थोड़ी देर बाद शुभी को देखता है, फिर सोचते हुए खुद से बोला,
सीधी गाय लग रही है, 6 महीने शांति से कट जाए बस। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद आदित्य और शुभी दोनों दरवाजे पर खड़े थे। अनीता जी दोनों की आरती करती है। उसके बाद शुभी का गृह प्रवेश होता है। अनीता जी आदित्य और शुभी से बोली, सबसे पहले तुम दोनों चलकर मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लो, आज से नए जीवन की शुरुआत जो करने वाले हो। मंदिर में शुभी और आदित्य दोनों एक साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फिर अनीता जी शुभी और आदित्य को एक कमरे में ले जाती है। वहां पर एक कपल की बड़ी सी फोटो लगी थी। शुभी समझ जाती है कि यह आदित्य के मम्मी पापा है। वो आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद ले लेती है। अनीता जी शुभी को देख खुश हो गई, उनकी आंखों में नमी आ गई थी। आज उनके पोते की दुल्हन उनके सामने थी और ये उनके लिए सबसे अच्छा समय था। पर आदित्य उसके लिए ये अभी सबसे बोरिंग टाइम था, इसलिए उसने अपनी दादी से पूछा, दादी अगर अब सब कुछ हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ। अनीता जी उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, अभी नहीं, बस कुछ रस्में और बाकी है, उसके बाद तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। थोड़ी देर में शुभी और आदित्य हॉल में एक बड़े से बाउल के आमने सामने बैठे हुए थे। बाउल में दूध और कुछ फूल की पत्तियां डाली हुई थी। अनीता जी उसमें एक अंगूठी डालती हैं और फिर दोनों को समझाते हुए बोली, इसमें हम ये रिंग डाल रहे हैं और तुम दोनों को ये रिंग ढूंढनी है। जो भी तुम दोनों में से पहले ढूंढ लेगा वह जीत जाएगा। समीर आदित्य की तरफ आकर बोला, चल भाई मैं तेरे साथ हूँ। तो खुशी भी जल्दी से शुभी के पास बैठते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो शुभांगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजीव जी समीर के दादाजी और उसके पापा के साथ वही लिविंग एरिया में बैठ गए। रस्म शुरू हुई। पहली और दूसरी बार यानी दोनों बार शुभी जीत गई। शुभी को तो बस जीतना था। वह तो ध्यान भी नहीं देती कि उसने कितनी बार आदित्य के हाथों को टच किया था, पर आदित्य तो शुभी के छूने भर से असहज हो गया था, इसलिए वह दोनों बार हार गया। समीर आदित्य को देखते हुए बोला, क्या भाई, मैंने गलती कर दी तेरी टीम में आकर। आदित्य को अब समीर पर गुस्सा आने लगा था। समीर आदित्य को अपनी तरफ देखता पता है तो चुपचाप अपनी जगह से उठकर अपने दादाजी के पास बैठ गया। अब तीसरी और आखिरी बार यह रस्म हुई और इस बार भी शुभी जीत गई। वो इतनी खुश हो गई थी कि खुद ही अपनी जीत पर ताली बजाने लगी। उसको खिलखिलाते देख आदित्य की नज़र उस पर एक बार फिर ठहर गई, लेकिन वो उसे प्यार से नहीं गुस्से से देख रहा था। उसकी नज़रों को भांपते हुए शुभी शांत हो गई थी कि तभी खुशी हंसते हुए आदित्य से बोली, आदि भैया इट मीन्स अब से हमेशा के लिए आप हमारी शुभांगी के गुलाम हो चुके। राइट दादी, संजीव जी हंसते हुए बोले, एकदम सही, हम भी तो हैं आपकी दादी के गुलाम। अनीता जी संजीव जी की बातें सुनकर उन्हें घूर कर देखने लगी, इसलिए संजीव जी फिर चुप हो गए और उनकी हालात देख सब एक बार फिर हंसने लगे। इधर आदित्य एक पल शुभी की तरफ देखता है और फिर वहां से उठकर चला जाता है। सभी रस्म पूरी हो गई थी। खुशी और समीर के पापा और उसके दादाजी अपने घर जा चुके थे। सपना जी मायरा के साथ शुभी को आदित्य के रूम में ले गई और उसको बेड पर बैठाकर जाने को हुई कि शुभी मायरा का हाथ पकड़े हुए बोली, दी अब भी कोई रस्म बाकी है क्या, क्योंकि मुझे अब अपने कपड़े चेंज करना है। तभी मायरा उसकी बात सुनकर झट से बोली, अरे शुभी अभी कैसे, तुम चुपचाप बैठ जाओ और अभी तो तुम घूंघट भी नहीं उठा सकती। शुभी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों दी? मायरा ने शुभी के गाल खींचते हुए कहा, पागल, सर आकर उठाएंगे ना, समझी कुछ। मायरा ने अब वापस से शुभी का घूंघट डाल दिया और खुद बाहर निकल गई। और यहाँ शुभी मायरा की बातों को सोचकर शर्माते हुए खुद से बोली, क्या हो रहा है, कैसी अजीब फीलिंग आ रही है, मुझे इतनी घबराहट क्यों महसूस हो रही है, लगता है सारी तितलियों को आज मेरा पेट फाड़कर ही तसल्ली मिलेगी। शुभी को इस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके पेट में बटरफ्लाइज डांस कर रही थीं। इधर बाहर गार्डन में समीर आदित्य के पास आता है। आदित्य इस समय अकेला बैठा हुआ था।
समीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? रूम में जा। भाभी तेरा इंतजार कर रही होंगी। आदित्य उसकी बात सुनकर उसकी ओर ना तो देखता है ना ही कुछ बोलता है। समीर अब इरिटेट होकर आदित्य से बोला, यार आदि, तू अमीशा की वजह से ये जो तेरी नई लाइफ की शुरुआत हुई है उसे खराब मत कर। आदित्य ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, सैम तू यहाँ से चला जा और मैं इस समय अमीशा के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। समीर ने गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तू पहले मुझे अपने और अमीशा के रिश्ते की सच्चाई बता और ये भी बता दे कि शुभांगी जो कि कुछ घंटों पहले तुझसे एक मजबूत रिश्ते की डोर से बंध चुकी है, उसकी कोई जगह है कि नहीं तेरी लाइफ में? आदित्य गुस्से से उठा और अपनी ऊंची आवाज में बोला, कोई जगह नहीं है उसकी मेरी लाइफ में। वो सिर्फ जबरदस्ती मेरी लाइफ में लाई गई लड़की है या वो खुद जबरदस्ती मेरी लाइफ में आई है? समीर ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है आदि, और बहुत मासूम है, उसके साथ कुछ गलत करने की सोचना भी मत। आदित्य समीर की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी बीबी है वो तो उसका फर्ज बनता है अपने पति को खुश रखना और मुझे खुशी तभी मिलेगी जब वो दुखी होगी। उसकी हर तड़प में मुझे खुशी मिलेगी। आदित्य ने समीर से दूर हटकर हंसते हुए कहा, बहुत खुश होगी ना आज वो, क्योंकि जो उसने चाहा सब एक झटके में उसे मिल गया। समीर ने आदित्य के कंधे पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, आदि पागल मत बन। आदित्य ने उसे झटकते हुए कहा, चल तू जा यहाँ से, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मेरी स्वीट लिटिल वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। आदित्य इतना बोलते हुए वहां से जाने लगा कि तभी समीर ने उसे आवाज देते हुए कहा, आदि अगर तूने शुभांगी के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य ने भी जल्दी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जस्ट शट योर माउथ सैम, गुड नाइट। समीर उसकी बात सुनकर कर खामोश हो गया और बस आदित्य को वहां से जाते हुए देखने लगा। शुभी को बेड पर बैठे बैठे नींद आ रही थी। शुभी अपने आप से बोली, कहाँ रह गए ये? मुझे तो नींद आ रही है। तभी डोर ओपन होता है, आदित्य अंदर आ गया था। आदित्य बिना शुभी की तरफ देखे सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। शुभी आदित्य के बाहर निकलने का वेट करती है। थोड़ी देर बाद आदित्य निकलकर बाहर आ जाता है। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो नॉर्मल टी शर्ट और लोअर पहने हुए था। अपने रूम में चारों तरफ देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। आदित्य रूम बहुत ही सुंदर तरीके से गुलाब के फूलों और कैंडल्स से सजा हुआ था। आदित्य को अपने रूम में रखा हुआ काउच नहीं दिख रहा था। वो अपने मन में बोला, जरूर दादी ने यहाँ से काउच हटा दिया है। शुभर भी चुपचाप आदित्य को देख रही थी। आदित्य अब सीधे शुभी के साइड में दूसरे साइड मुंह करके लेट जाता। शुभी का अब सब्र खत्म हो गया था। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ? शुभी की इस हरकत से आदित्य उठकर बैठ गया। क्यों शोर मचा रही हो? आदित्य ने शुभी से कहा। घूंघट उठाए मेरा। शुभी ने आदित्य से कहा। क्या? मैं क्यों उठाऊं? तो कौन उठाने आएगा? मेरे हस्बैंड तो आप हैं ना, यू आर माई हूँ, तो आप ही उठाएंगे। शुभी आदित्य से एस बैंड बोली। आदित्य शुभी को देखते हुए मन में बोला, कितनी जल्दी है इसे मेरे करीब आने की। दादी भी ना किसी से भी मेरी शादी करा दी। क्या सोच रहे हैं? जल्दी उठाए। आदित्य एक झटके में शुभी का घूंघट हटा देता है। घूंघट हटाते ही अब शुभी एकदम आदित्य के सामने थी। आदित्य एक टक बस शुभी को निहार रहा था। तभी अचानक शुभी ने आदित्य को धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड पर से नीचे उतरकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। आदित्य तो अभी सदमे में ही था कि तभी उसको शुभी की आवाज सुनाई दी, कितने मतलबी इंसान है आप, पता है कितनी देर से आपका वेट कर रही थी और आते ही खुद चेंज करने चले गए। ये भी नहीं सोचा कि पहले मेरा घूंघट उठा देते। तो पहले मैं चेंज करूं? कितना हैवी हैवी लग रहा है। क्यों वेट कर रही थी? चेंज कर लेती। मैंने रोका था क्या तुमको? तो कैसे, पर मेरा घूंघट तो नहीं हटाया था ना आपने। चेंज करती। दादी ने कहा था कि आप मेरा घूंघट उठाएंगे, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं खोल सकती। अब आप ही बताए इसमें मेरी क्या गलती है?
आदित्य अपने मन में बोला, मुझे तो इसकी बात से कुछ और ही लगा था, पर ये तो पूरी पागल है, मैं तो सो जाता हूँ। शुभी सबसे पहले अपना दुपट्टा हटाकर साइड कर देती है, फिर एक एक करके सारी ज्वेलरी उतारती है। उसके बाद अपना जुड़ा खोलने लगती है। काफी देर से सही पर शुभी अपना जुड़ा निकाल लेती है। अब उसके बाल खुल गए थे जो उसके कमर तक आ रहे थे। आदित्य की नजरें तब से शुभी पर ही थी। एक पल के लिए तो वह अपनी आंखें झपकाना ही भूल गया था। चलो ये तो हो गया, पर मैं पहनूंगी क्या? शुभी अपने आप से बोली। शुभी आदित्य की तरफ मुड़ी तो आदित्य, जो उसे इतनी देर से देख रहा था, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये तो सो गए, अब मेरे कपड़े कौन लेने जाएगा? मेरे से तो इस लहंगे में चला भी नहीं जा रहा। शुभी आदित्य के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश करती है, पर आदित्य नहीं उठता। अब क्या करूं, लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। ये सब सोचकर वह जाने वाली होती है कि तभी वह रुक जाती है और खुद से कहती है, पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद यहाँ कुछ रखा हो पहनने के लिए। ऐसा सोचकर वह क्लोजेट की तरफ चली जाती है। क्लोजेट के पास ही उसे 2 लगेज मिलते हैं। वह समझ जाती है ये उसी के, तो वह पहला वाला खोलकर देखती है तो उसमें हर तरह की कलरफुल नाइटी रखी हुई थी। वो एक एक करके सारी नाइट देखती है, पर कुछ इतनी रिवीलिंग होती है कि उसे शर्म आ जाती है। वह जल्दी से उसको बंद कर अपना दूसरा लगेज चेक करती है। दूसरे वाले में उसको कुछ साड़ियाँ और सूट मिलते हैं। वो और चेक करती है, तब उसे एक सिंपल सा लाइट ग्रीन कलर का सूट मिल जाता है। शुभी को काफी वक्त हो गया था चेंज करने में, क्योंकि उससे उसका ब्लाउज ओपन ही नहीं हो रहा था, पर कैसे भी वह अपना ब्लाउज खोल लेती है और जल्दी से चेंज करके बाहर आती है। शुभी अब रूम में आकर अपने बेड की तरफ देखती है और अपने आप से बोलती है, शुभी तुझे तो बेड शेयर करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर सोचते हुए बोलती है, तू भी ना पागल है? एक नंबर की शादी हो गई तो शादी के बाद तो हस्बैंड के साथ ही बेड शेयर करना पड़ता है ना। इतना बोलते ही वह बेड की दूसरी साइड आकर लेट जाती है। आदित्य का चेहरा इस समय शुभी की तरफ ही था। शुभी भी आदित्य की तरफ करवट करके एक पल के लिए आदित्य के चेहरे को देखने लगती है और फिर बोलती है, कितना मासूम चेहरा लग रहा है अभी सोते हुए। शुभी अब सीधे लेटकर ऊपर सीलिंग देखने लगती है। उसकी अब नींद उड़ गई थी। वह फिर एक बार आदित्य की तरफ देखती है और देखते हुए बोलती है, कितने आराम से सो रहे हैं, जब मुझे नींद आ रही थी तो आ ही नहीं रहे थे रूम में। कितना वेट करवाया, इसका बदला तो लेना पड़ेगा। शुभी कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं इनको कैसे सोने दे सकती हूँ। फिर शुभी अपने हाथ को आदित्य के कंधे पर रखकर उसको जगाने की कोशिश करती है, पर आदित्य नहीं जागता तो शुभी उसको जोर से हिलाकर जगाती है। आदित्य एकदम से झटके से जाग जाता है और उठकर बैठ जाता है। फिर वो शुभी की तरफ देखता है। आदित्य अभी भी नींद में ही था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, बस शुभी को देखे जा रहा था। शुभी आदित्य को अपनी तरफ देखते हुए तेज आवाज में उससे बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हैं? तब आदित्य की नींद एकदम से खुलती है और वह बोलता है, क्या परेशानी है अब तुम्हें? शुभी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शुभी बोली, मेरे साथ बातें कीजिए। क्या तुम पागल हो? इतनी रात को किसी को जगाकर कौन बातें करता है? तुम्हें सुबह कहीं नहीं जाना, पर मुझे ऑफिस जाना होता है, इसलिए चुपचाप से सो जाओ, और अगर नींद नहीं आ रही हो तो रूम से बाहर जाओ। इतना बोलकर आदित्य वापस लेट जाता है। शुभी आदित्य से पूछती है, आप मुझसे बातें नहीं करेंगे? आदित्य कुछ रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो मैं दादी के पास सोने जा रही हूँ और उनको बोल दूंगी आपने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया है। आदित्य ये सुनकर जल्दी से शुभी की तरफ पलटकर उसे देखते हुए कहता है, कितनी झूठी हो तुम, मैंने कब रूम से निकाला तुम्हें? क्यों कहा तो था कि रूम से बाहर जाओ, शुभी ने आदित्य से कहा। अब आदित्य को शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? शुभी अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य की तरफ देखती है। आप सच में बात करेंगे? सो तो नहीं जाएंगे ना? आदित्य कुछ नहीं बोलता। जाएंगे,
शुभी ने आदित्य से पूछा, बोलिए ना सो तो नहीं? अरे नहीं सो रहा। आदित्य ने गुस्से में, तो आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? ठीक है मत कहा करिए बात। इतना बोलकर शुभी ने दूसरे साइड करवट ले ली। आदित्य चौंकते हुए शुभी से बोला, मैंने कब डांटा? पर शुभी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य भी अब कुछ नहीं बोला और सोने की कोशिश करने आदित्य कुछ रिप्लाई नहीं करता। ठीक है तो मैं दादी के पास सोने जा रही हूँ और उनको बोल दूंगी आपने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया है। आदित्य ये सुनकर जल्दी से शुभी की तरफ पलटकर उसे देखते हुए कहता है, कितनी झूठी हो तुम, मैंने कब रूम से निकाला तुम्हें? क्यों कहा तो था कि रूम से बाहर जाओ, शुभी ने आदित्य से कहा। अब आदित्य को शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? शुभी अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य की तरफ देखती है, आप सच में बात करेंगे? सो तो नहीं जाएंगे ना? आदित्य कुछ नहीं बोलता। शुभी ने आदित्य से पूछा, बोलिए ना सो तो नहीं जाएंगे? कहा। अरे नहीं सो रहा। आदित्य ने गुस्से में, तो आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? ठीक है मत करिए बात। इतना बोलकर शुभी ने दूसरे साइड करवट ले ली। आदित्य चौंकते हुए शुभी से बोला, मैंने कब डांटा? पर शुभी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य भी अब कुछ नहीं बोला और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद अब आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। उसे शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने शुभी की तरफ देखा। शुभी आदित्य की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। आदित्य उठा और वह शुभी की तरफ बढ़ते हुए उसके एकदम पास आकर उसको देखने लगा। पता करने लगा कि वो वाकई सो रही है या फिर सिर्फ नाटक कर रही है। तभी शुभी पलटती है, इस वजह से आदित्य की नाक शुभी की नाक से छू जाती है। एक पल के लिए आदित्य को लगता है कि शुभी जाग रही है और वह आदित्य को ऐसे देखकर कहीं ये ना समझ बैठे कि आदित्य उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। पर शुभी को देखकर वह समझ जाता है कि वह सो चुकी है। आदित्य अभी भी शुभी के ऊपर ही झुका हुआ होता है। शुभी की गर्म सांसें अब उसके लिप्स पर पड़ रही थी, इस वजह से आदित्य अपने होश खोने लगता है। वह शुभी के होठों को देखता है। उसके लाल होठ आदित्य को आकर्षित कर रहे थे। वह अपने लिप्स से शुभी के लिप्स को छूने ही वाला होता है, पर फिर तभी आदित्य अपने आप को कंट्रोल करता है और जल्दी से शुभी के ऊपर से हटता है और दूसरी तरफ करवट करके लेट जाता है। आदित्य को अभी भी नींद नहीं आ रही होती है। वह शुभी की तरफ देखता है। उसकी नज़र फिर से शुभी के होठों पर चली जाती है। आदित्य जल्दी से बैग से उठकर ड्रायर में से सिगरेट निकालकर बालकनी में आ जाता है। आदित्य सिगरेट निकालकर लंबे लंबे कश लेते हुए सिगरेट पीने लगा। उसे अभी भी अपने सामने शुभी का चेहरा दिख रहा था। वह अपने आप से बोला, मैं क्यों इस पागल के बारे में सोच रहा हूँ? ऐसे करते हुए उसने थोड़ी ही देर में 3 से 4 सिगरेट पी ली। अब जाकर कहीं थोड़ी उसे शांति मिली थी। वह अपने कमरे में वापस आया और लेट गया। उसने शुभी की तरफ अपनी पीठ कर ली, जिससे उसे शुभी का चेहरा दिखाई ना दा। कुछ देर में आदित्य को नींद आ गई और वह नींद की आगोश में चला गया। सुबह के 7 बजे मित्तल मेंशन में अनीता जी अपने रूम से बाहर निकल कर आई। उन्होंने सपना जी को बुलाया। अनीता जी, शुभी को उठा दीजिए, आज उसकी मुंदिखाई और पहली रसोई दोनों है। वैसे कोई नहीं आने वाला, बस हर्षवर्धन जी, समीर के दादाजी की फैमिली के अलावा, पर रस्म तो रस्म है, पूरी करनी पड़ती है। सपना जी, यस मैडम जी, मैं अभी शुभी बेबी को जगा कर लाती हूँ। रुको, पहले मेरे साथ आओ, कहा अनीता जी ने। अनीता जी सपना जी को अपने साथ अपने रूम में ले गई। ये शुभी को पहनने को बोल देना। सपना जी साड़ी देखकर बोली, मैडम जी ये साड़ी तो एकदम आदित्य की माँ के जैसी है। हाँ, यह अदिति के जैसी है। उस समय इस तरह की 2 साड़ी रेडी होकर आई थी। एक अदिति ने अपनी मुंदिखाई पर पहन ली थी और दूसरी भी अपने पास रख ली थी। जब हमने उनसे साड़ी वापस करके दूसरी लेने को कहा तो उसने मना कर दिया। फिर आदि के पैदा होने के बाद जब भी वो ये साड़ी देखती थी तो यही कहती थी कि वो अपनी बहू को मुंदिखाई में यही साड़ी पहनने को देगी। बस इसलिए हम शुभी में अपनी अदिति को दोबारा देखना चाहते हैं।
अनीता जी इमोशनल हो गई थी। सपना जी ने उन्हें संभाला। फिर वह साड़ी लेकर शुभी के पास जाने लगी। उनके मन में आ रहा था, आजकल के बच्चे फैशन को लेकर कितने उत्सुक होते हैं, पता नहीं शुभी ये इतनी भारी और पुराने डिजाइन की साड़ी पहनेगी भी या नहीं। इधर आदित्य और शुभी की सुबह ही नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी पीठ किए हुए सो रहे थे। तभी सपना जी आदित्य के रूम के पास पहुंच जाती है और डोर नॉक करती है। शुभी आवाज सुनकर जाग गई थी, लेकिन वो उठी नहीं। वह आवाज को इग्नोर कर फिर से सो गई। डोर नॉक की आवाज दोबारा आई। शुभी एकदम से उठ गई। अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे दादी ने सुबह जल्दी उठने को बोला था। शुभी जल्दी से उठी और डोर ओपन किया। सामने सपना जी खड़ी थी। सपना जी के हाथ में बहुत सारा सामान था। वह जल्दी से अंदर आए और सामने टेबल पर सामान रख दिया। उनकी नज़र सामने बेड पर पड़ी। उन्होंने देखा कि आदित्य अभी तक सो रहा था। सपना जी शुभी से बोली, यह साड़ी मैडम जी ने आपके लिए भेजी है, आप ये साड़ी पहनकर जल्दी से रेडी हो जाए। मैं अभी थोड़ी देर में आपको नीचे ले जाने के लिए आऊंगी। ठीक है आंटी, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उन दोनों की बातों की वजह से आदित्य की नींद खराब हो रही थी। उसे नहीं पता था कि शुभी के अलावा कोई और भी उनके रूम में है। वह चिल्लाते हुए शुभी से बोला, क्या तुम मुझे अभी भी चैन से सोने नहीं दोगी? इतना बोलने के बाद वह उठ गया और जब वह उठा तो उसने सामने सपना जी को देखा तो आदित्य का मुंह खुला रह गया। वह अपनी नजरें चुराने लगा। सपना जी ने शुभी की तरफ देखा। अब शुभी को शर्म आ रही थी। वो सपना जी की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए। सपना जी ने फिर शुभी से कहा, ठीक है बेबी, आप जल्दी से तैयार हो जाए। शुभी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। सपना जी के जाते ही आदित्य दोबारा से लेट जाता है। शुभी भी दरवाजा बंद कर देती है और जब वो पलटी तो उसने देखा कि आदित्य फिर से सो गया था। शुभी को आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप से बोली, आप बहुत बुरे हैं आंटी, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि मैं ऐसे ही सबको परेशान करती होंगी। अब देखना कैसे परेशान करती हूँ। इतना बोलकर शुभी रूम में इधर उधर सामान फेंक फेंक कर रखने लगी। शोर की वजह से आदित्य की नींद खुल गई। उसने देखा कि शुभी सामान को पटक पटक कर रख रही है। वो समझ गया कि शुभी जानबूझकर यह कर रही है। आदित्य को अब शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बैग से उठा और शुभी की तरफ जाने लगा। जब शुभी ने अपने तरफ आते हुए आहट सुनी तो वह पलटी और आदित्य को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वह समझ गई कि आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा है। वह जल्दी से अपनी टॉवल उठाकर बाथरूम की तरफ भाग गई। आदित्य ने जब शुभी को भागते हुए देखा तो वह बोला, जाओगी कहाँ? आखिर आना तो तुम्हें बाहर है ही, देखता हूँ कब तक तुम अंदर बैठी रहोगी। ये सोचते हुए आदित्य बालकनी में आ गया। शुभी नहा धोकर खड़ी हुई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे जाए, कहीं आदित्य रूम में ना हो, क्योंकि वह जल्दी जल्दी में भागकर अपने साथ सिर्फ टॉवल ही लेकर आई थी। वह धीरे से बाथरूम का गेट खोलकर क्लोजेट रूम के अंदर से हर रूम में देखती है। उसे रूम में कोई नहीं दिखता। उसको लगता है कि आदित्य रूम में नहीं है, इसलिए चुपचाप से अपनी साड़ी की तरफ बढ़ती है और रूम में आकर अपने कपड़ों को अपने हाथ में ले लेती है। पर जैसे ही वह पलटकर जाने को होती है तो उसे सामने बालकनी के गेट पर आदित्य खड़ा हुआ दिखाई देता है। शुभी की हालत आदित्य को देखकर खराब हो गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह जल्दी से भागकर दोबारा से बाथरूम में घुस जाती है। शुभी के इतनी स्पीड से जाने की वजह से आदित्य को शुभी की इस हरकत पर हंसी आ जाती है। आदित्य बाथरूम में गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। शुभी बाथरूम के अंदर घुसते ही जोर जोर से सांस लेने लगती है। फिर वह थोड़ी देर खड़े होकर बोलती है, साड़ी पहनूंगी कैसे, मुझे तो आती ही नहीं है पहना, और बाहर कैसे जाऊं ये खड़ूस रूम में ही। पर शुभी तू कब तक ऐसे अंदर बैठी रहेगी, बाहर तो तुझे जाना ही पड़ेगा। इधर आदित्य बेड पर आकर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ करने लग गया था।
आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी दिखाता हूँ कि आदित्य मित्तल क्या चीज है। शुभी ऐसे ही साड़ी अपने चारों तरफ लपेटकर बाहर निकल आती है। वह जैसे ही बाहर निकलती है आदित्य उसे अपनी तरफ खींच लेता है, इस वजह से शुभी सीधे आदित्य के सीने से लग जाती है। शुभी अचानक से हुई इस हरकत से शॉक हो जाती है। वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए आदित्य से बोली, छोड़िए, मुझे नीचे जाना है, सब वेट कर रहे हैं मेरा। हाँ तो जाओ, मैंने कब रोका। शुभी अपने आप को आदित्य से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, वह उसके चेस्ट पर मारने लगते हैं। छोड़िए, देर हो रही है मुझे। आदित्य की नज़र शुभी के मासूम से क्यूट से फेस पर टिकी हुई थी। आदित्य अपना हाथ शुभी की कमर पर रखकर उसे और अपने करीब करते हुए बोला, आज तुम अपने आप को छुड़ा के नीचे जाकर ही बताओ, मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो। शुभी आदित्य को देखकर बोली, आप बहुत बुरे, अच्छा एक डील करते हैं, आप मुझे जाने दो, मैं आपको हाँ 50 रुपए के गोलगप्पे खिलाऊंगी। आदित्य, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। हाँ, जाऊं मैं अब? नो बेबी, आज नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, आज तुम इस बाथरूम में रह कर ही शोर मचाना। बहुत बातें करनी होगी, सब इसी में बैठ कर करना। क्या आप कहीं मुझे बाथरूम में बंद करने का तो नहीं सोच रहे? शुभी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आदित्य से पूछा। आदित्य हल्का मुस्कुराते हुए बोला, चलो, थोड़ा दिमाग तो है तुम्हारे पास। शुभी ने आदित्य के कमर के चारों ओर अपने हाथ बंधे और उसके गले लगकर बोली, नहीं प्लीज, सॉरी, मैं अब कभी शोर नहीं मचाऊंगी, प्लीज मुझे बाथरूम में बंद मत कीजिए। सारी ना, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कुछ नहीं करूंगी अब से। शुभी के अचानक ऐसे गले लगने से आदित्य तो जैसे एक पल के लिए शॉक हो गया, पर उसने शुभी को अपने से दूर करने की वजह और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था शुभी को ऐसे गले लगाकर। वो बस ऐसे ही शुभी के गले लगे रहना चाहता था। आदित्य की पकड़ शुभी पर अब और कस जाती है, पर आदित्य के ऐसा करने से शुभी की हार्टबीट बढ़ जाती है। वह आदित्य से कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सपना जी की आवाज आती है, शुभी बेबी, आप रेडी हो गई? उनकी आवाज सुनकर आदित्य अपने होश में आता है। शुभी जल्दी से आदित्य को धक्का दे देती है, इसी वजह से शुभी की साड़ी खुलकर नीचे गिर जाती है। इधर सपना जी को शुभी के तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो क्लोजेट रूम के एकदम पास आकर शुभी को दोबारा आवाज देती है, पर शुभी फिर भी जवाब नहीं देती। यह आजकल की लड़कियों को पता नहीं नहाने में इतना समय क्यों लगता है। अभी आदि बाबा जिम से आएंगे तो गुस्सा करेंगे, वह जिम के बाद सीधे नहाने जाते हैं। सपना जी अपने आप से बातें करते हुए बोली। वो वही रूम में सोफा पर आकर बैठ जाती है। क्लोजेट रूम के अंदर शुभी की साड़ी खुलने की वजह से शुभी की आंखें बड़ी हो गई, उसका मुंह खुल गया, इस वजह से शुभी अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है आदित्य का। ओ शुभी की इस हरकत पर हंसी आ जाती है और वो बाहर जाने लगता है। शुभी आदित्य को रोकते हुए बोली, बाहर मत जाइए, शायद आंटी रूम में है, तो यहाँ पर कब तक खड़ा रहूंगा? बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आदित्य ने डोर ओपन किया और रूम में देखा कोई नहीं था। कोई नहीं है, ठीक से साड़ी पहनो तब बाहर आना। इतना बोलकर आदित्य रूम में आता है, तभी सपना जी भी बालकनी से रूम में वापस आती है। शुभी भी आदित्य के पीछे पीछे आ रही होती है। सपना जी दोनों को एक साथ ऐसे क्लोजेट रूम से बाहर आता देख हैरान हो जाती है। आदित्य सपना जी को देखकर सकपका जाता है। वह अपनी नजरें नीचे करके रूम से बाहर निकल जाता है। शुभी तो सपना जी को देखकर एक जगह जम गई थी। शुभी दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़े हुए खड़ी हुई थी। सपना जी मुस्कुराते हुए शुभी के पास आती है। चलो, हम आपके तैयार होने में मदद करते हैं, सिर हिला देती है। शुभी हमें सपना जी ने शुभी को साड़ी पहनना सिखाया। शुभी रेडी हो गई थी, उसने रेड कलर की डिजाइनर हैवी साड़ी पहनी हुई थी। वह अपनी मांग में सिंदूर लगाती है।
सपना जी ने शुभी के सिर पर घूंघट डाला। अभी मत उठाना, ये ही खोलना। आपकी मुंदिखाई के बाद आंटी सबने तो मुझे पहले ही देखा है, फिर मैं क्यों अपना मुंह घूंघट में छिपा रही हूं? पर यह रस्म है बेबी, मैडम जी ने आपको ऐसे ही लाने को कहा है। ठीक है आंटी, चलिए, पर मुझे हाथ पकड़ कर ले चलिए, ठीक से दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ, आइए हमारे साथ। सपना जी शुभी को अपने साथ नीचे ले जाती हैं। इधर आदित्य जिम से वापस आकर नहाने चला जाता है। शुभी नीचे जाते ही सबसे पहले दादी के पैर, फिर दादू के पैर छूती है। उसके बाद दादी उसे अपने साथ मंदिर में ले जाती। आज घर की पूजा की शुरुआत शुभी अपनी आरती से करती है। वह आरती करके पूजा समाप्त करती है। उसके बाद प्रसाद सबसे पहले अनीता जी को, फिर संजीव जी को देती है। संजीव जी की नज़र शुभी पर ही थी। वह शुभी की साड़ी देखकर अदिति को याद करने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। संजीव जी वहां से निकल जाते हैं। अनीता जी संजीव जी को देखकर समझ जाती हैं, इसलिए वह संजीव जी के पीछे जाती हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों वहां से आ गए? कुछ नहीं, बस आज शुभी को ऐसे पूजा करते हुए देखकर हमें अदिति और विक्रमादित्य के पापा की याद आ गई। जब वह पहली बार इस घर में आए थे तब उसने भी ऐसे ही पूजा की थी और शायद ऐसी साड़ी पहनी थी। संजीव जी ने अनीता जी से कहा, हाँ, यह वही साड़ी है जो अदिति अपनी बहू को देना चाहती थी, इसलिए आज हमने ये साड़ी शुभी को दी पहनने के लिए। आप देख रहे हैं ना कि वह कैसे बिल्कुल अदिति की तरह ही पूजा कर रही थी। संजीव जी और अनीता जी इमोशनल हो गए थे। वे दोनों बाहर कॉरिडोर में खड़े हुए थे कि तभी पीछे से आवाज आई, नमस्ते चाची जी। अनीता जी और संजीव जी ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुड़कर देखा। समीर की मां निधि जी और खुशी आए हुए थे। नमस्ते बेटा, अनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। निधि जी ने आगे आकर अनीता जी और संजीव जी के पैर छुए। अब आपके पापा की तबीयत ठीक है? संजीव जी ने निधि जी से पूछा। हाँ चाचा जी, अब वे पहले से बेहतर है। चाची जी आदि की दुल्हन से तो मिलवाई, कल मैं यहाँ नहीं थी तो शादी में नहीं आ पाई थी। हाँ बेटा, आओ सब अंदर चले। सब अंदर चले जाते हैं। इधर शुभी मंदिर में से निकलकर सपना जी के साथ लिविंग रूम में आ जाती है। ये है हमारे आदित्य की दुल्हन। निधि जी के सामने शुभी रेड कलर की साड़ी में घूंघट डाले खड़ी हुई थी। शुभी घूंघट की वजह से ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी, फिर भी वह आगे आकर निधि जी के पैर छूती है। निधि, सुखी रहो, सादा सुहागन रहो। चाची जी जल्दी से मुंह दिखाई कर लेते हैं, मुझे बहू को देखना है। हाँ आइए, अनीता जी ने निधि जी से कहा। खुशी शुभी को ले जाकर सोफे पर बैठा देती है। आदित्य भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। वह नीचे आकर समीर को अपने सामने देखता है तो वह उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी निधि जी बोलती हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा। आदित्य उनकी बात सुनकर थैंक यू बोलता और फिर उनके पास जाकर निधि जी के पैर छू लेता है। समीर आदित्य की टांग खींचते हुए उसे बोलता है, अरे वाह मेरे शेर, आज तो तू बड़ी जल्दी उठ गया। मतलब बीवी क्या आ गई, एक दिन में ही बंदा बदल गया। सम तू अपना ज्यादा दिमाग चलाने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह तो आज इसने सोने नहीं दिया, इसलिए मुझे फिर जागना ही ठीक लगा, इसलिए मैं जल्दी जाग गया। तो अच्छा, ऐसा क्या किया हमारी भाभी ने जो आप पूरी रात सो नहीं पाए? यार तू फालतू में ऐसा वैसा कुछ मत सोच, आदित्य ने की गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा चल ठीक है, सब छोड़, भाभी कैसी है, थोड़ी बहुत बात तो की होगी ना, समीर से कहा। पागल है, आदित्य ने क्या? समीर ने नौटंकी करते हुए आदित्य से कहा। पूछा। हाँ, बच्चे जैसी हरकतें करती है। कहीं दादी ने तेरी सच में किसी बच्ची से तो शादी नहीं करा देना? समीर ने आदित्य से, दोनों ऐसे ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। इधर अनीता जी ने सारी तैयारियां कर ली थी मुंह दिखाई की।
शुभी सामने सोफे पर बैठी हुई थी। अनीता जी ने निधि जी से कहा, चलिए बेटा निधि आप ही मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत कीजिए। नहीं चाची जी आप शुरुआत कीजिए, आप बड़ी हैं। निधि नहीं, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप कीजिए जी। शुभी के पास आए, उन्होंने शुभी का घूंघट हटाया। शुभी एकदम प्यारी सी किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। निधि जी शुभी को देखकर बोली, चाची जी कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं आप इसको? अनीता जी मुस्कुरा दी। बहुत सुंदर हो बेटा तुम। निधि जी ने शुभी से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? शुभी। शुभांगी। निधि जी मुस्कुराए और बोली, बहुत प्यारा नाम है आदित्य। तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, इतनी सुंदर बीवी जो मिली है आदित्य। या सुनकर चुप ही रहा। वो वहां से उठा और बाहर निकल गया। समीर भी उसके पीछे चल दिया। निधि जी ने शुभी को गिफ्ट दिया। शुभी ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद अनीता जी ने फिर खुशी ने शुभी को गिफ्ट दिए। अनीता जी ने सपना जी को देखकर कहा, क्या आप शुभी की मुंह दिखाई नहीं करेगी? सपना जी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम जी बिल्कुल। इतना कहकर वे जल्दी से अपने रूम की तरफ चली गई और थोड़ी देर में बाहर निकलकर आए। उन्होंने शुभी के हाथों में गिफ्ट दिया। शुभी ने भी झुककर उनका आशीर्वाद लिया। हर्षवर्धन जी और समीर के पापा आशुतोष जी भी अब वहां आ गए थे। वे दोनों संजीव जी के पास आकर बैठ गए। तीनों बैठकर बातें करने लगे और इधर शुभी की मुंह दिखाई की रस्म हो चुकी थी। अनीता जी ने सपना जी से कहा, अब आप शुभी को रसोई में ले जाए, आज शुभी की पहली रसोई है। सपना जी शुभी को अपने साथ रसोई में ले गई। उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद अनीता जी भी आ गई। अनीता जी ने शुभी से कहा, बेटा जो भी आपको अच्छा लगे मीठा बनाने में वह बना दीजिए। वैसे तो सपना जी हम बता दें आपको कि हमारी शुभी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। ठीक है दादी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और भी कुछ बनाना है? नहीं बेटा, बस आज आप मीठा ही बनाएं। शुभी ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद वह अपने काम में लग गई। उसने सपना जी और मायरा की मदद से सारा सामान इकट्ठा किया और खीर बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया था। निधि जी ने खुशी से कहा, खुशी जाओ आदित्य और समीर को बुला लाओ। दोनों अंदर आए। समीर डाइनिंग टेबल पर देखते हुए बोला, अरे वाह, आज तो मुझे लग ही नहीं रहा कि नाश्ता कर रहे हैं, इतना कुछ खाने को। सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी खुशी बोली, हाँ आज खाना तो है ही अच्छा, और साथ में आज किसी ने कुछ स्पेशल भी बनाया है। समीर एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा क्या है? वह तो सबसे पहले आदि भैया को ही मिलेगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सैम उसके पास ही जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में शुभी किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बाउल था जिसमें वह खीर लेकर आई थी। आदित्य की नज़र शुभी पर पड़ती है। सब खाना खाने लगे। शुभी ने आगे आकर सबको खीर सर्व करना शुरू की। सबसे पहले उसने संजीव जी को परोसी, उसके बाद सभी को। जब शुभी आदित्य के पास आई तो आदित्य की हार्टबीट तेज हो गई। आदित्य ने खीर लेने से मना कर दिया, मुझे मत दो, मुझे पसंद नहीं है। शुभी ने पूरी कटोरी भर के खीर आदित्य के सामने रख दी। समीर आदित्य की टांग खींचते हुए फिर बोला, ले बेटे अब कर मना तू। निधि जी ने शुभी की तारीफ करते हुए बोली, बहुत अच्छी खीर बनाई है शुभांगी तुमने। शुभी हल्का सा मुस्कुरा दी। संजीव जी ने शुभी को अपने पास बुलाकर शुभी को उसका नेक दिया। शुभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर आदित्य आज खाना खा ही नहीं पा रहा था। शुभी जब खाना सर्व करते हुए डाइनिंग टेबल के पास घूम रही थी तो आदित्य की नज़र बार बार शुभी की पतली कमर और साड़ी में से झांकते हुए उसके पेट पर जा रही थी। ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन। वो अपने आप से बोला, कंट्रोल आदि क्या कर रहा है? ऐसे कैसे तू अपने आप पर से कंट्रोल खो सकता है? समीर उसको टोकते हुए बोलता है, क्या हुआ, जल्दी कर ले, हम लोगों की मीटिंग भी है। निधि जी बोली, क्या आदि तुम्हारी शादी कल ही तो हुई है, अभी क्यों तुमने इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लिया? हाँ माँ, मैंने भी इससे कहा था कि आज रहने दे।
मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा, पर यह माना ही नहीं। नहीं आंटी, काम अपनी जगह पर है, आदित्य ने कहा। फिर निधि जी आदित्य से कुछ नहीं बोली। सब आदित्य के रवैया को जानते थे कि वह बहुत ही खड़ूस टाइप का था, और जो उसने एक बार कह दिया फिर वो किसी और की नहीं सुनता था। खाना हो जाने के बाद समीर और आदित्य ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। आदि की नज़र एक बार डाइनिंग के पास खड़ी शुभी पर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखता है और फिर वहां से निकल जाता है। आदित्य कार ड्राइव कर रहा था और समीर उसके पास बैठा हुआ था। समीर आदित्य से बोला, यार मुझे लगता है वाकई दादी ने तेरी शादी बच्ची से करा दी है। कल जब भाभी मेकअप में भी तब एकदम मैच्योर लग रही थी, और आज मैंने देखा बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। मुझे तो लगता है उनकी उम्र 19 से 20 साल होगी। मुझे नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, तुझे उनके बारे में पता? बड़ी ही क्या है? समीर ने आदित्य से कहा। हाँ ठीक है, ये सब छोड़, ये बता तूने निशा के प्रोजेक्ट के लिए हाँ क्योंकि मैं कोई डील नहीं करूँगा निशा के साथ। आदि अच्छी डील है, अगर ठुकराते हैं तो हमारा ही लॉस है। समीर ने आदित्य से कहा, मुझे नहीं पता सैम, हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। समीर आदित्य से बोला, तुझे निशा से क्या परेशानी है? और एक बात बोलूं, 3 साल हो गए अमीषा को मरे हुए, अगर तू अभी भी उसको या उससे जुड़े हुए लोगों को नहीं भूल पा रहा है ना, तो तू अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आदित्य समीर की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। दोनों जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। आदित्य समीर को छोड़कर सीधे अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। आदित्य को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर समीर बोला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी निशा से, इतनी अच्छी डील के लिए मना कर रहा है। शुभी अपने रूम में बैठी हुई बोर हो रही थी। थोड़ी देर बाद रूम का डोर ओपन होता है। अनीता जी रूम के अंदर आती है। शुभी उनको देखकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। दादी, अनीता जी शुभी के पास आकर बैठ गई। तुमने साड़ी क्यों नहीं चेंज की? इसमें तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, अनीता जी ने शुभी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी, वो बस मन नहीं कर रहा था, बस लेट रहने का मन कर रहा था, शुभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शुभी, हाँ, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें एक मजबूरी के रिश्ते में बांध दिया, अनीता जी ने अपने सिर को झुकाकर कहा। नहीं दादी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं जानती हूं कि यह सब आपने कुछ सोचकर ही किया होगा। आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। शुभी ने अनीता जी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। शुभी के मन में अभी भी अपने लिए इतना विश्वास देखकर अनीता जी की आंखें भर आईं। उन्होंने शुभी को गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुमने सही समझा अपनी दादी को। हमने ये सब किसी कारण से किया है, हम वो वजह तुम्हें जरूर बताएंगे, पर सही समय आने पर। इतना बोलते हुए वह शुभी से अलग हुई। उन्होंने शुभी के हाथ को पकड़ते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है शुभी, हमारा आदि थोड़ा खड़ूस जरूर है पर दिल का बहुत अच्छा है। शुभी, पता है कभी कभार हमें हमारा हक बिन मांगे ही मिल जाता है, और कभी कभार हमें हमारा हक मांगना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अनीता जी ने शुभी की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुभी ने ना समझी में कहा। मतलब ये कि तुम्हें भी अपना हक आदि से मांगना पड़ेगा, अनीता जी ने शुभी को समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तो जब वह आ जाएंगे तो मैं उनसे अपना हक मांग लूंगी, शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुभी की मासूमियत भरी बातें सुनकर अनीता जी को हंसी आ गई। उन्होंने शुभी से कहा, ऐसे नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम प्यार से उसका दिल जीतो। कोशिश करो कि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। देखो शुभी, अब आदि सिर्फ तुम्हारा है और तुम उसकी, अगर तुम चाहो तो आदि को अपने प्यार से बदल सकती हो। शुभी ने हंसते हुए कहा, हाँ दादी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मैं उनको यूं 1 महीने में ही बदल दूंगी। वैसे भी मुझे वो खड़ूस से बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है आपको, कल मैंने उनसे कहा कि थोड़ा मुझसे बात ही कर लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो कैसे बोलते हैं कि तारांकन, रात में किसी को जगाकर बात नहीं करनी चाहिए तारांकन। अब आप ही बताइए, मैं तो कितनी बातें करती हूँ। जब आप मेरे पास आगरा आती थी तो हम कितनी देर तक घंटों बातें करते थे, पर इनको तो मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फिर मैंने भी इनसे बात नहीं की। अनीता जी को शुभी की बातों पर हंसी आ गई और वह शुभी के गालों को खींचते हुए बोली, तू ना बदमाश है बहुत। और फिर वह शुभी को गले लगा लेती है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी। तभी डोर ओपन होता है। आदित्य अंदर आ गया था। अनीता जी आदित्य को देख शुभी से अलग होती है। अच्छा, अब तुम ये साड़ी चेंज कर लो और थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। शुभी ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य तो सीधे क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। शुभी आदित्य का वेट करने लगी। उसे भी चेंज करना था। फिर वह उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई। वह एक एक करके अपनी चूड़ियां निकालने लगी और फिर अपने गले से नेकलेस वगैरह उतारने लगी। जब वह उतार रही थी तभी आदित्य रूम में आता है। शुभी का पूरा ध्यान अपने ऊपर ही था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया कि आदित्य रूम में आ गया है। वह अपने आप को मिरर में देखकर बातें कर रही थी। शुभी, आज तो तूने अपनी एक भी फोटो नहीं ली और तुझे तो पता भी नहीं है कि तू कैसी लग रही थी, किसी ने बोला ही नहीं। अरे याद आया, बोला तो था, समीर भैया की मम्मी ने बोला था ना कि मैं आज बहुत सुंदर लग रही थी। शुभी खुद से बातें करते हुए खुश हो रही थी। पर यार, मैंने एक भी फोटो नहीं ली, अब मैं सोनम को क्या भेजूंगी। चलो ठीक है, अभी ले लेती हूँ। ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन, पर मेरा फोन कहाँ चला गया। फिर वह अपना फोन ढूंढने के लिए पलटी तो आदित्य को अपने साइड में खड़ा हुआ पाती है। आदित्य शुभी की हरकतों को देखकर अपने मन में सोचता है, ओह गॉड, ये लड़की तो सच में ही बहुत पागल है, कोई कैसे अपने आप से बात कर सकता है। फिर वह आदित्य से बोलती है, आप अपना फोन दीजिए। आदित्य बोला, क्यों, मैं अपना फोन न क्यों दूं। अरे यार, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, एक रिंग मारूंगी आपके फोन से तो पता चल जाएगा। आदित्य अपने फोन का पासवर्ड खोलकर शुभी को दे देता है। शुभी अपना नंबर उसमें डायल करती है। जैसे ही वो नंबर डायल करती है, उसके फोन की आवाज बेड पर पड़े पिलो के पास से आ रही थी। वो पिलो को हटाकर देखती है तो उसका फोन वही रखा हुआ था। शुभी फोन को देखकर खुश हो जाती है। शुभी आदित्य का फोन उसको वापस करके अपना फोन उठा लेती है और उसमें कुछ सेल्फी लेने लगती है। आदित्य कंटिन्यूअसली उसकी हरकतों को देख रहा था। फिर शुभी आदित्य को अपने पास खींचती है। आदित्य इसके लिए रेडी नहीं था, इस वजह शुभी और आदित्य एकदम क्लोज आ गए थे। शुभी की पीठ आदित्य के सीने से लगी हुई थी और आदित्य के हाथ शुभी की कमर पर थे। शुभी आदित्य से बोलती है, एक फोटो ले लूं मैं आपके साथ। आदित्य एकदम से होश में आता है, नहीं, मुझे फोटो खींचवाने का कोई शौक नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ एक पिक तो क्लिक करूंगी। हमारी एक भी क्यूट फोटो नहीं है, हमारी कोई कपल वाली फोटो ही नहीं है, इसलिए अपनी एक फोटो तो लेते हैं। मैंने कहा ना, मुझे कोई फोटो नहीं खींचवानी, दूर हटो मुझसे। आदित्य की धड़कन तेज हो गई थी। शुभी के ऐसे उसके पास खड़े होने की वजह से उसे अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। शुभी ने जल्दी से अपने छोटे हाथों से आदित्य के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपने सामने कैमरे घर बटन प्रेस किया। शुभी ने कैमरे में टाइमर सेट कर रखा था। आदित्य तो शुभी के टच की वजह से बिल्कुल अपना होश खो चुका था। वह शुभी की तरफ देखे जा रहा था, इतने में उनकी फोटो क्लिक हो गई थी। शुभी अब आदित्य से दूर होते हुए बोली, हाँ, मैंने क्लिक कर ली, मैंने हमारी एक फोटो क्लिक कर ली। शुभी खुश होते हुए उस फोटो को देखने लगी। आदित्य जो अभी तक होश में नहीं था, वह शुभी के चिल्लाने से होश में आ जाता है और गुस्से में शुभी से बोलता है, डिलीट करो उसे। मैंने कहा डिलीट करो अभी इस फोटो को। क्यों, कितनी अच्छी तो आई हमारी फोटो। मैं डिलीट नहीं करूंगी और अगर आपने मेरे फ़ोन से डिलीट की ना तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी।
शुभी ने पाउट करते हुए कहा। ऐसा बोलते हुए शुभी कमरे में इधर उधर भागने लगी। आदित्य उसके पास आते हुए बोलता है, देखो मुझे मेरी फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शुभी हंसते हुए बोली, ठीक है तो कोई बात नहीं है ना, उसमें अकेले आपकी फोटो ही थोड़ी ना है, मेरी भी तो है और आपकी फोटो बाह छोटी उतर अच्छी आई है। ऐसा बोलते हुए शुभी पीछे की तरफ जा रही थी, अचानक से उसकी साड़ी में उसका पैर फंस जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि आदित्य जल्दी से आगे आकर उसकी कमर से उसको थाम लेता है, पर वो दोनों अपन बैलेंस खो देते हैं और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। आदित्य शुभी के अब सिचुएशन ये थी कि ऊपर था। वह शुभी के क्यूट से फेस को देखने लगता है। उसकी आंखों में देखते हुए वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आदित्य की नज़र शुभी के लाल होठों पर पड़ती है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता और धीरे से शुभी के होठों की तरफ बढ़ते हुए अपने होंठ शुभी के होठों पर रख देता है। अचानक से हुई इस हरकत से शुभी एकदम शॉक हो जाती है। आदित्य अब धीरे धीरे शुभी को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। शुभी को समझ नहीं आता कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने हाथ आदित्य की चेस्ट पर मारने लगती है, पर आदित्य को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह शुभी के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर से ऊपर ले जाकर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से शुभी के गले को पकड़ लेता है। अब शुभी भी अपनी हरकत करना बंद कर देती है क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वह आदित्य के सामने कुछ कर पाए। थोड़ी देर बाद आदित्य को एहसास होता है कि शुभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह शुभी को छोड़ देता है। शुभी जोर जोर से सांसें लेने लगती है। आदित्य भी नॉर्मल होने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में वह दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। आदित्य शुभी के ऊपर से हटकर साइड में बैठ जाता है। शुभी उठकर बैठ जाती है और रोने लगती है। यह क्या किया आपने? हो, आप बहुत बुरे हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? आदित्य को शुभी की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह शुभी की बाहें पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए कहता है, क्या किया है मैंने तुम्हें? बस किसी तो किया है और इतना मैं कर सकता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कल तो बहुत चिल्लाते हुए बोल रही थी, यू आर माई हस्बैंड, पर ऐसे कौन किस करता है? शुभी रोते हुए बोली। अच्छा तो कैसे करते हैं? आदित्य ने शुभी से पूछा। शुभी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता। आदित्य को शुभी रोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी नज़र एक बार फिर शुभी के लाल थोड़े से सूजे हुए होठों पर जाती है। वह दोबारा से शुभी के चेहरे को अपने हाथों में भर के अपने होंठ शुभी के होठों पर रख देता है और उसे फिर से किस करने लगता है। तभी उनके डोर को खोलकर मायरा अंदर आ जाती है। वो उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर एकदम से नजरें नीची कर लेती है। आदित्य शुभी से दूर होते हुए मायरा को गुस्से भरी नजरों से देखता है। क्या तुम डोर नॉक करके अंदर नहीं आ सकती? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आप रूम में हैं। मैं बस शुभी को बुलाने आई थी। कौन शुभी? आदित्य ने गुस्से में पूछा। मायरा शुभी की तरफ इशारा करती है। मैडम जी ने इन्हें नीचे बुलाया है। इतना बोलकर मायरा जल्दी से वहां से भाग जाती है। आदित्य की नज़र शुभी पर पड़ी। वह अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर करके बैठी हुई थी। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तो क्या करूं, आपने मुझे मायरा दीदी के सामने भी किस कर लिया। अब वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगी। कुछ नहीं सोचेंगी, जाओ तुम पहले चेंज कर लो, फिर नीचे जाना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अब नीचे। आदित्य शुभी के पास बैठ गया। उसने शुभी के हाथों को पकड़ लिया और उसके फेस से हटा दिए। अगर तुम उठकर चेंज करके नीचे नहीं गई तो मैं तुम्हें दोबारा किस कर लूंगा। नहीं। शुभी ने आदित्य को धक्का दिया और उठकर रेस्टरूम में भाग गई। शुभी को जाते देख आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। वो अपने होठ पर अपनी जीभ फेरता हुआ रूम से बाहर नीचे चला जाता है। इधर मायरा को ऐसे भागते हुए आता देखकर सपना जी ने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागते हुए आ रही हो? वो
आंटी आपने बताया क्यों नहीं कि आदित्य सर रूम में थे, मैं ऐसे ही बिना नॉक किए रूम में चली गई। हाँ, तो क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम नॉक करके जाना। हुआ तो कुछ नहीं, मुझे बस डांट पड़ी क्योंकि सर शुभी को किस कर रहे थे। मैंने ऐसे पहुंचकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। क्या सच में? सपना जी ने शौक होते हुए पूछा। हाँ, ये तो मैडम जी को बताने वाली बात है। वाह! एक दिन में ही आदि बाबा को अपने प्यार में फंसा लिया शुभी ने। सच कहते हैं शादी के बाद सब बदल जाते हैं। सपना जी मुस्कुराते हुए बोली। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले पाठ में।